अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान आज की इस दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल से और आज के जो सारा दिन हालात गुज़रे हैं उस पर मुझे शेख सादी अलैहिर्रहमत का वो शेर बार बार मेरे ज़हन में आता रहा कि हरचे दाना कुनत कुनत नादां वले एक बादस ख़राबी बसियार, कि नादान भी बिल आखिर करता वही है जो दाना करते हैं, जो अक्लमंद करते हैं। आखिरुल अम्र बेवकूफ़ों को भी वही करना पड़ता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो बादस ख़राबी है बसियार, यानी हज़ार ख़राबियाँ जब हो जाती हैं, बहुत ठोकरें खा ली जाती हैं, तो उसके बाद फिर वो वही काम करते हैं जो दाना करते हैं, क्योंकि दुरुस्त रास्ता वही होता है। अनफॉर्चुनेटली ये बात मुझे इसलिए याद आई कि कल DGISPR की जो ब्रीफिंग थी उसके बाद जो मैंने एक वीडियो की थी उसमें भी यही अर्ज़ किया था कि ये गैर ज़रूरी तौर पर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया है और उन्होंने अपने तौर पे कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन जो सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं उसमें से मज़ीद संगीन सवालात जो है वो खड़े हो गए हैं और इस पर एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। और वही हुआ जैसा मैंने सोचा था और अंदाज़ा लगाया था कि वो डिबेट अब स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ऐसे सवालात थे जिनका मैं जल्दी जल्दी अहाता करता हूँ और आखिर में हम किसी नतीजे पे पहुँचने की कोशिश करते हैं कि लोगों के जहन में सवालात मज़ीद क्या उठे हैं। कुछ ऐसे सवालात थे जिनको अवॉइड किया जा सकता था, बहुत आसानी से वो उस बात को क्लोज़ कर देते और मतलब उसका जवाब ना भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके वो उसमें किन चीज़ों पे गौर हुआ और क्या उसके नताइज निकले उसके बारे में एक्चुअली उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी। तो उन्हें सियासी सवालात अगर लेने भी चाहिए थे तो एहतियात का दामन हाथ में रहना चाहिए था, वरना बदकिस्मती से जो सूरत हाल इस वक्त है वो ऐसे ही है जैसे प्याज की गट्ठी होती है। जब तक आप उसे नहीं खोलते और जब आप उसकी परतें एक एक करके खोलना शुरू करते हैं तो फिर ये नतीजा ज़रूर बिल ज़रूर निकलता है कि आपकी आंखों में जलन होती है, फिर पानी निकलना और सोजिश होना ये तय होता है। अब बदकिस्मती से जो कल जो सवालात हुए, जिन 3 सवालात पे मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इन सवालात के जवाबात या तो देने नहीं चाहिए थे या देने चाहिए थे तो उनको डिप्लोमेटिकली इस तरह देना चाहिए था कि वो किसी के हक़ और किसी की मुखालफत में न जाते और इससे नए सवालात ना जन्म लेते, क्योंकि इस वक्त पहले ही लोग बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही, सोशल मीडिया पे एक कोहराम बरपा है और DGISPR से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता कि लोग किस कदर कन्फ्यूज्ड हैं और उनके ज़हन में जो उठने वाले सवालात हैं वो बिल्कुल बजा हैं, लेकिन वो अभी तक उन्हें वो मालूमात हासिल नहीं है लोगों को कि जिसकी वजह से वो उनको ट्रांसफॉर्म कर सकें पॉजिटिवली। अनफॉर्चुनेटली जो 3 सवालात जिनको मैं समझता हूँ कि अवॉइड किए जाने चाहिए थे, पहला उनमें से सवाल ये था कि ऑप्शंस किसकी तरफ से आए, यानी कोई ज़रूरत नहीं थी इस एक सियासी, देखें सियासतदानों का मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को ट्विस्ट करना एक बिल्कुल डिफरेंट बात होती है, लेकिन मिलिट्री का इसमें बीच में आ जाना और इस तरह से सवालों के जवाब देना कि वो किसी के लिए फॉडर बन जाए, यानी किसी के लिए वो चारे के तौर पे उसका जवाब इस्तेमाल होने लगे, तो ऐसा अवॉइड किया जाना चाहिए था इस सूरत हाल में, जिस सूरत हाल में लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, शदीद गुस्से में हैं और बजा तौर पर गुस्से में कि जी ये ऑप्शंस किसकी तरफ से आए कि जो है ना इस्तीफ़ा दे दें वज़ीर आज़म या असम्बली तोड़ दें या नए इंतखाबात करा दें वगैरह वगैरह या आदमी एतमाद को फेस करें। तो वज़ीर आज़म साहब पहले ही अपने एक उसमें इंटरव्यू में बड़े वाज़ेह अंदाज में बता चुके हैं कि मैंने तो ये ऑप्शन नहीं दिए, हो सकता है मेरे ऑफिस से किसी ने दिए हों। यानी उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात बताई जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर किसी ने आपको कह भी दिया है और आपस में वो सियासी जमातें बात नहीं कर रही, तो अगर आपको किसी ने कह भी दिया तो इसको इसमें वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी ने सवाल भी पूछ लिया था तो मेरा ख्याल ये है कि इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था और इसके हज़ार रास्ते थे अवॉइड करने के, आप बेहतर जानते हैं। तो इसका जवाब ये देना कि जी ये हुकूमत की तरफ से ऑप्शंस आए थे, उसका रद्द अमल पहला जो है वो शीरी मज़ारी साहिबा ने आज आपको दे दिया है और वो अब एक नई बहस को जन्म देगा और ये फर्दर आगे जलसों में भी ये बातें होंगी। शीरी मज़ारी साहिबा ने बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये कह दिया कि मैं वाज़े कर दूँ और रिकॉर्ड पर ले आऊँ कि वज़ीर आज़म से सियासी डेडलॉक के ख़ात्मे के लिए फ़ौज से वज़ीर आज़म ने मदद तलब नहीं की।
फ़ौज ने उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के ज़रिए मुलाकात का वक्त मांगा और 3 तजावीज़ दी कि वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हों, अदम एतमाद का सामना करें या नए इंतखाबात कबूल करें। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि इमरान खान मुस्तफ़ी होते ही क्यों, जब वो पहले ही कई मरतबा दो टोक अंदाज में कह चुके थे कि वो कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये नाकाबिल फ़हम बात है कि इमरान खान तो तब्दीली हुकूमत की गैर मुल्की साजिश के तौर पर अदम एतमाद ही को मुस्तरद कर चुके थे, तो वो ये ऑप्शंस क्यों तजवीज़ करते, नहायत मज़ाक़ाखेज़। ये भी आखिर में उन्होंने लिखा है। अब इस पे आप जवाब दे दीजिए, फिर उधर से जवाब आ जाएगा और ये जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। और ये कौम के लिए नापसंदीदा बात है कि वो जिस फ़ौज से मोहब्बत करते हैं उसको कंट्रोवर्शियल बनाएं। लोग नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर है आप बनाएं, फिर इसके जवाबात इसी तरह आते रहेंगे। दूसरा जो एक सवाल था वो एब्सोल्युटली नॉट के मुतल्लिक था। उसमें बिल्कुल दुरुस्त बात DGI SPR ने की, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने उसको ट्विस्ट किया फैक्ट्स को। वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में ही एक सवाल के जवाब में कहा था। और लेकिन इसमें जो एक फर्दर बात DGI SPR ने की वो मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि उस पर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, TV की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अखबारात की रिपोर्ट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये मुतअद्दिद बार रिपोर्ट होता रहा कि अमेरिका की तरफ से इस तरह की कोई ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है, इस पर डेलिब्रेशंस हो रही हैं, इस पर बातचीत हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ अमेरिकी सफारतकार जो है इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान के दौरे भी किए, खुफिया दौरे भी किए, बातचीत भी होती रही और बिल आखिर ये 2021 के मई जून में फाइनली शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि जी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, और फिर इमरान खान साहब से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा। ये डान की भी रिपोर्ट्स हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्ट्स हैं, ये मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूँ और सारे लोगों को पता है। तीसरा सवाल जो था उसके ऊपर मेरे भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ज़ाती तौर पे अगर देखूँ एक आम आदमी की हैसियत से, तो उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी इसमें जो मरासला आया उसमें साजिश थी या मदाखलत थी। अनफॉर्चुनेटली इस स्टेचर के जो ओहदा है जिसको DGI SPR कहा जाता है, उससे जो जवाब इसका आया उससे दो बातें हुई। एक तो अपोजिशन को बड़ा इससे चारा मैसर आ गया कि वो इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, जी साजिश नहीं थी, मदाखलत थी। और दूसरा माशाल्लाह आपको पता है कि हमारी जो कौम है उसकी हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी है। अब ये मीम्स जो है इसके ऊपर बेशुमार सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, लोग मतलब है इस पर मज़ाका उड़ा रहे हैं कि जी मदाखलत क्या होती है और साजिश क्या होती है। मेरा ख्याल है इस सवाल को अवॉइड किया जा सकता था, किया जाना चाहिए था, वाज़े तौर पे बता देना चाहिए था कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलानिए में लिखा हुआ है। दैट्स ऑल। बस हर सवाल को अगर आप वजाहत करने की कोशिश करेंगे तो उसको ट्विस्ट भी किया जाएगा, डिस्टॉर्ट भी किया जाएगा। इस पर पहली जिम्मेदारी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं है। अब आ जाते हैं हकाइक की तरफ कि ये साजिश नहीं थी। चले मान लेते हैं जी ये साजिश नहीं थी, मदाखलत थी। देखिए 7 मार्च को ये मरासला पाकिस्तान में मौसूल होता है, तो ऐसा नहीं है कि अमरीकी सिफारतकार जो हैं वो एकदम 7 की सुबह जो है ना हमारे सिफारतकार से वहाँ पे मिले, हमारे सफ़ीर से, और वो रात को उन्होंने कोई ख्वाब देखा था और वो सुबह आके उन्होंने बता दिया कि देखें वहाँ आदम एतमाद आ रही है, बस उसको कामयाब कराना है, अगर वो कामयाब होती है तो हम माफ़ कर देंगे, नहीं होती और यही वज़ीर आज़म रहते हैं इमरान खान साहब, तो जनाब उसके बाद आप कॉन्सिक्वेंसेस भुगत लेंगे। साथ ही वो रशिया के दौरे के हवाले से बात करते हैं, वहाँ पर मरासले में जो तफसीलात सामने आ चुकी हैं मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ। जब वो, और इसको सीक्वेंस बनाने के लिए बात कर रहा हूँ ताकि हम नतीजा निकाल सकें। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब रशिया का दौरा जो है वो वज़ीर आज़म ने ख़ुद किया, वहाँ पे हमारे सफ़ीर उस नोट्स में लिखते हैं, और जो हमारे साथ हम तक जो बातें पहुँच चुकी हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मतलब रूस का दौरा जो है इमरान खान साहब का ज़ाती इंडिविजुअल फ़ैसला था। सफ़ीर उनको बताने की कोशिश करते हैं कि एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड, यानी तमाम इदारे सब लोग ऑन बोर्ड थे। तो वो इस बात पे इसरार करते हैं कि नहीं ये उनका इंडिविजुअल फ़ैसला था। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये तासुर उन्हें, यानी अमरीकी सिफारतकार को ये तासुर उसका कैसे बना कि ये वज़ीर आज़म का इंडिविजुअल फ़ैसला है। इसको प्रोब करने की ज़रूरत थी
कि यहाँ पे कोई सहूलतकार या ऐसे लोग तो नहीं हैं जो फैक्ट्स को वहाँ ट्विस्ट करके पेश कर रहे हों, जिसकी बुनियाद पे वहाँ पर ये तासुर लिया जा रहा हो कि रियासत जो है इसमें ऑन बोर्ड नहीं थी, एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं थी, और ये अगर कोई गुनाह है तो इसकी सज़ा अकेले वज़ीर आज़म को मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में बात थी, और ये मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों पर फ़र्ज़ है कि वो जो अवाम की कलेक्टिव विजडम से आए हुए किसी भी नुमाइंदे को वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म हो, अगर वो शफाफ इंतखाबात के थ्रू आया है और वो पाकिस्तान की सलामती और बका का ज़ामिन है, पाकिस्तान के इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा कर रहा है, उस पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, वो एक बेहतरीन लीडर है, तो उसका दस्तो बाजू बनना चाहिए था, और यह सबकी ड्यूटी है कि आप उसके दस्तो बाजू बनते। अब हम फैक्ट्स पे आ जाते हैं, ये पाकिस्तान में कैसे हुआ। यानी अमेरिका में तो ये ख्वाहिश बता दी गई, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इसके ताने बाने जो है ना, कोई इसमें साजिश नहीं है जी, सिर्फ मदाखलत थी। उन्होंने ऐसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जी अदम एतमाद आ रही। पहले तो उनको इल्हाम नहीं हुआ कि पाकिस्तान में अदम एतमाद आ रही है, क्योंकि हम यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद लोगों को भी, जो इन लोगों से एंटच्ड हैं, उनको भी ये नहीं पता था जब तक अदम एतमाद नहीं आई कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आएगी या स्पीकर के ख़िलाफ़ आएगी। एक और बात मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ सिर्फ सीक्वेंस के लिए, ताकि ये हमारे पास फैक्ट्स हमारे सामने रहें कि अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं और दीगर लोग हैं, उनकी एहसन इकबाल साहब हैं, चंद महीने पहले की उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत के बग़ैर, मर्ज़ी के बग़ैर, उनकी सपोर्ट के बग़ैर पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, ये उनका मानना था। तो फिर वो अचानक सारे के सारे लोग जो एक दूसरे का पेट फाड़ते थे, सड़कों पे घसीटते थे, जिनका नज़रिया कतन कोई एक नहीं है, वो सारे के सारे इसमें इकट्ठे कैसे हो गए और इस सारी वारदात में कैसे शरीक हो गए। पहला सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि जो चाहा गया, यानी अमेरिका की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया या एडवाइस किया गया, डिक्टेट किया गया, ये बताया गया है, मदाखलत की गई कि जो है मतलब अदम एतमाद आए तो उस पर वज़ीर आज़म को नाकाम होना चाहिए, तो हम राज़ी हैं, वरना नहीं। लुबे-लुबाब तो यही है बात का। जो उन्होंने चाहा 7 मार्च को, 10 अप्रैल को, यानी 1 महीना और ठीक 7 दिन बाद, या 1 महीना और ठीक 3 दिन बाद वही नतीजा, यानी उनकी जो ख्वाहिश है वो नतीजा खेज साबित हुई। ये कैसे हो सकता है? मतलब मेरी समझ से बालातर है। अच्छा, इसमें जो पहली वारदात है वो ये है कि ये अपोजिशन की जो मतलब है, जिनकी जो 180 डिग्री का डिफरेंस रखती हैं अपनी डायरेक्शन के अंदर, अपने नज़रियात में, अपनी सोच में, अपने अमल में, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती रही, वो सारी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले इकट्ठी हुई। फिर इमरान खान साहब के ही अरकान पहले टूट कर उनकी तरफ गए, और वो उन्हीं अरकान को चारे के तौर पर दीगर शिकार के लिए उन्होंने रखा। और जरदारी साहब, ये अब ऑन रिकॉर्ड है कि वो सबको जो इत्तेहादी थे हुकूमत के, उनको ये बताते थे कि जनाब देखें, बंदे तो हमारे पास पूरे हैं, ये बंदे बैठे हैं जो तहरीक इंसाफ से टूट के आ रहे हैं, और ये बंदे बैठे हुए हैं, अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तो ठीक है, वरना नंबर तो हमारे पास पूरा है। और ही वॉज राइट। वो उनको, ही वॉज कॉन्फिडेंट कि जहाँ से उनको सपोर्ट हासिल है, आशीर्वाद हासिल है, वो बिल्कुल 1000% कामयाबी का उनको यकीन था। मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत सारे मैंने इसको जानता हूँ, जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिफेक्ट किए। वो किन हालात में डिफेक्ट किए मुझे मालूम है। उन्हें यकीन था इस बात का कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आ गई है, और अगले इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट जो है पंजाब में जीत की ज़मानत है। ये उनको ज़मानतें कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था डायरेक्ट, हो सकता है अमेरिका दे रहा हो या जो भी है। अमेरिकी सिफारतकार जिस तरह घूमते फिर रहे थे, जिस तरह लोग डिफेक्ट कर रहे थे, उसके बाद इत्तेहादी जो है उनको जिस तरह से तोड़ा गया, यानी मैं हैरान हूँ कि इस कदर एहतियात बरती गई है इस वारदात में कि ये इंश्योर किया गया है 1000% कि ये तहरीक अदम एतमाद हर हाल में बस कामयाब होनी है। यानी जो ख्वाहिश की गई है उस ख्वाहिश का एहतराम होगा, ये तय हो चुका था।
और इसमें इस कदर एहतियात बरती गई है कि अगर कहीं 1-2 नंबर्स का शायबा भी था या किसी का कानूनी तौर पर किसी को ये लगता था कि शायद सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस का फैसला ना कर दे, आर्टिकल 63A की ये तशरीह ना कर दे कि ये जो आपके साथ टूट के आए हैं इनको मतलब है ये पहले ही डिफेक्ट हो जाएंगे, डिफेक्शन में चले जाएंगे, वोट देने से पहले इनका वोट काउंट नहीं होगा। इन तमाम एहतियातों को मलहूज़ खातिर रखते हुए इस तरह की नंबर गेम बनाई गई कि अगर काफ लीग के कुछ लोग उधर चले भी गए हैं तो 2 टूट के फिर भी उधर से इधर आ गए हैं। फिर जैसे ही काफ लीग उधर ऐलान करती है, यानी पलड़ा ज़रा सा भारी होता लगता है, फ़ौरन से पहले MQM को मैनेज कर दिया जाता है दूसरी तरफ। फिर इधर से शाहजहान बुगटी निकल जाते हैं अचानक, फिर इधर से जो है वो बाप पार्टी जो है वो निकल के चली जाती है, खालिद मक्सी वगैरह। इस कदर एहतियात रखी गई कि कोई ऐसी सूरत ना बन पाए, यानी अगर कहीं कोर्ट्स में से कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन आ जाए जिसकी वजह से नंबर गेम खराब होती हो, तो भी इतने लोगों को अपोजिशन के साथ ऑर्गेनाइज किया गया, मैनेज किया गया कि ये नंबर गेम 101% ऐसे ही पूरी रहे। वज़ीर आज़म साहब ने जब काबीना की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया, उसका एक एलामिया आ गया। जब उस एलामिया में ये वाज़े हो गया, तमाम लोगों ने उसको एंडोर्स कर दिया कि बैरूनी मदाखलत हो रही है, और 7 तारीख को जो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, 8 तारीख से उस पर अपोजिशन अमल दरामद करने लगी है और सारा कुछ स्मूथ सेलिंग हो रही है। अमरीकी सिफारतकार भागते फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं वही डिफेक्ट करके जा रहे हैं, उन्हीं पार्टियों से मिल रहे हैं जो सारी की सारी इस जो साजिश नहीं सॉरी मतलब मदाखलत थी उसके एलामिये के मुताबिक सारा कुछ लेके चल रहे हैं, उन्हीं से सिफारतकार मिलते फिर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम मिलते फिर रहे हैं। तो ये सारी वारदात क्यों हो रही है? ये हमारे इदारों का काम था कि वो इसको रोकने की कोशिश करते। एक अवाम की मुंतखब आईनी अक्सरियत रखने वाली हुकूमत को इस तरह जिस तरह से चलता किया गया है, इसकी राह में रुकावट बनते ये फ़र्ज़ था। ये मेरी ज़ाती राय है, ये फ़र्ज़ था, ये कोई जमहूरी अमल नहीं था। ये दिस वॉज नॉट एब्सोल्युटली नॉट एन ऑर्गेनिक और नेचुरल और रियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इट वॉज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अब हम आ जाते हैं फिर जो वारदात होती है, यानी नेशनल असम्बली के स्पीकर जो हैं, हुकूमत जाती है कोर्ट में, कोर्ट जवाब दे देती है कि हमारा प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स को नहीं देख सकते, आर्टिकल 69 के तहत जो है हम मदाखलत नहीं कर सकते। अगले दिन स्पीकर रूलिंग दे देते हैं, इतवार के दिन अदालत खुल जाती है, मामला लटक जाता है, सारा कुछ जो असम्बली तोड़ के इमरान खान साहब इलेक्शन का ऐलान कर चुके थे। सबसे साइब बात ये थी और दानाओं वाली बात ये थी कि जब मुल्क में इस कदर टर्मोइल, क्याओस और एक अदम इस्तेहकाम फैल चुका था, उस वक़्त इलेक्शन को हो जाना चाहिए था। और मुक़्तदर हल्के 1,00,000 मरतबा भी कहें कि हम न्यूट्रल हैं, हम अपोलिटिकल हैं, वट एवर द वर्ड यू यूज़, एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन इन पाकिस्तान नोज़ कि ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट लोगों को बिठा के उस नुक्ते पर ना ला सके जो कौमी मफाद में हो। तो कौमी मफाद में सिर्फ इलेक्शन था जिसकी वजह से तमाम क्यास ख़त्म हो जाता, और फिर जो भी मुंतखब होता शफ़ाफ इलेक्शन के थ्रू उसको हुकूमत संभाल दी जाती, उसके हवाले कर दी जाती, और फिर वो जाने और उसका काम जाने। अगर पाकिस्तान के अवाम भूखे रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम कलेक्टिवली ये फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, किसी की डिक्टेशन लेनी है या नहीं लेनी, तो कोई दूसरा ये फ़ैसला नहीं कर सकता। मेरे ज़ाती ख़्याल में कोई दूसरा शख्स ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि नहीं, हमने अवाम की कलेक्टिव विज़डम के ख़िलाफ़ जाना है, अवाम की अक्सरियत की कलेक्टिव विज़डम के ख़िलाफ़ जाना है। ये डेमोक्रेसी हरगिज़ नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर आप ये देखिए कि जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से एक टाइम लाइन आई, उस पर मैं कतन शक नहीं कर रहा कि उनकी किसी नीयत में खुदा न खास्ता कोई फतूर हो सकता है या वो मैनेज हुई होंगी अदालत। मैं खुद एक वकील हूँ तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि अदालत मैनेज हो सकती है। लेकिन जब एक फ़ैसले की तरफ अदालत बढ़ रही थी
और ये तासुर कायम किया जा चुका था सारे 5 दिन की समाअत से कि इलेक्शन होने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई आपको नए मैंडेट से प्रॉब्लम क्या है, इलेक्शन में जाएं, मैंडेट लेके आ जाएं अगर लोग आपके साथ हैं तो। सबको वो इस बात पे आमादा ज़हनी तौर पे कर चुके थे, सब लोग ज़हन बना चुके थे कि इलेक्शन होने जा रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान आया, उसको किसी ने नहीं पूछा कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आर्टिकल 224 के तहत कि आप हर हाल में तैयार होंगे 90 दिन में, आपको कभी भी इलेक्शन का कहा जाए तो 90 डेज़ के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है 1973 के। वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से उन्होंने भाग गए, और उसी दिन जब अदालत एक फैसले पे पहुंच चुकी थी, फैसला महफूज हो चुका था, एक उनका सिर्फ बयान आता है, वो बता देते हैं जनाब हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। बदकिस्मती से इस मुल्क में नवंबर अक्टूबर की बातें चल रही हैं कि जी वो एक हाई लेवल की तकर्री है, यानी उसको तकवीयत दी गई कि किसी ना किसी तरह एक आर्जी बंदोबस्त किया जा रहा है, उस आर्जी बंदोबस्त से वो सारे काम करवाने के बाद फिर बेशक इलेक्शन में चले जाएंगे। तो जिसने ये तकवीयत दी है, तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो किसी से वफादारी के सर्टिफिकेट नहीं मांग रही। वो बिल्कुल 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो साजिशी अनासिर हैं, जो आपके खिलाफ ट्रेंड कर रहे हैं, उनको आप पकड़ें, फांसी पे चढ़ा दें, कुछ भी कर दें, कुछ भी आप कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि वो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस सारे अमल को क्वेश्चनेबल समझते हैं और ये समझते हैं कि इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए, और वो इस सारे अमल के अंदर साजिश समझते हैं, इंटरफेरेंस समझते हैं, वाज़ेह तौर पे समझते हैं, वो सवाल करने का हक रखते हैं। ये उनके ज़हनों में उठने वाले सवाल हैं। इसके बाद हुकूमत को प्रिजन वैन लाई गई, यानी अगर लग रहा था कि उस टाइम लाइन से 5 मिनट भी मामला आगे चला जाएगा, इन्हीं अदालतों के जो स्टेटेड मौक़िफ़ हैं ऑलरेडी कि हम किसी प्रिजम्पशन या एप्रीहेंशन की बुनियाद पर कभी कोई फ़ैसला या कोई अपनी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रिजम्पशन और एप्रीहेंशन की बुनियाद पर पटिशन्स आईं, ख्याली पुलाव के तहत एक पटिशन्स आई, यानी उन पर नंबर तक नहीं लिखा हुआ, जिस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त दे रहे हैं उनके पास वो नोटिफिकेशन ही नहीं है, वो फैक्ट ही नहीं है, वज़ीर आज़म उसका इनकार कर रहे हैं, उनके तर्जुमान उनका इनकार कर रहे हैं, उसके पास नोटिफिकेशन का नंबर नहीं है। अदालत में दरख्वास्त आ जाती है, अदालतें रात को खुल जाती हैं। आवाम पूछने का हक रखते हैं, पूरी तरह ये बात पूछने का हक रखते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। आवाम को ये बात समझ नहीं आ रही, तो बजाय इसके कि आवाम को कोई सूदिंग मैसेज दिया जाता कि उनके पैनिक में, उनकी कन्फ्यूजन्स में किसी तरह से कमी आती और वो मामलात को समझते और सुलझता हुआ देखते, आवाम को मज़ीद इससे गुस्से में लाया गया। उनकी डिसअपॉइंटमेंट और जो उनको लगता है कि वो मतलब दे आर फीलिंग बिट्रेड, उसकी उस बिट्रेल की और डिसअपॉइंटमेंट की जो उनकी फीलिंग्स हैं उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया। और अब जो ये डिस्कशन शुरू हुई है, जो शीरी मज़ारी साहिबा ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, ये खुदा न खास्ता अब ये अगले चंद दिनों में अगर ये इसी तरह नोक झोंक जारी रही तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए, इदारों से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। इसलिए बहुत समझदारी के साथ चलने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने इब्तदान यही कहा कि हरचे दाना कुनत कुनत नादा। क्या हम सारा कुछ एक टर्मोइल, एक जो आवाम के दिलों में बसने वाला एक लीडर है जिसकी हुकूमत को चलता कर दिया गया है और उसकी कोई लॉजिक लोगों को समझ नहीं आ रही, अगर कहा जा रहा है कि नए इलेक्शन में जाया जाए और इलेक्शन के अलावा इसका कोई हल नहीं है, जितने अरसे ये आर्जी बंदोबस्त चलेगा मजीद तबाही की तरफ मामला जाएगा। अब जिनके गले में ये आर्जी बंदोबस्त डाला गया, उन बेचारों की अपनी हालत इस वक्त हालत ज़ार लगती है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे गले में ढोल डाल तो दिया गया 13 लोगों को जोड़ के, अब इसको बजाना कैसे है। कोई इधर से बजाता है, कोई उधर से बजाता है। तो ये कोई आर्जी बंदोबस्त जो है इसमें मतलब है, चूँकि DGISPR जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन है, तो एस्टैब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए, फैसला साजों को सोचना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा और क्या ये नतीजा और लोगों के ज़हन में जो एक खिचड़ी पक चुकी है इस सारे मामले में, क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के फ़ायदे में जाएगा? हरगिज़ नहीं जाएगा। तो इसको समेटना चाहिए। इसका वाहिद हल इलेक्शन है, बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट शुरू कर दिए जाएं और उन आर्गूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर जो लोग ऑलरेडी बिट्रेल
एक फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, उस डिसअपॉइंटमेंट में इजाफा हो। तो यही मेरी आज की मारूज़ात थी कि मतलब सोच समझ के इस वक्त सबको गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, वो चाहे शेरी मज़ारी हो और चाहे जो है वो DGISPR हो। हक़ाइक़ ये हैं कि जिस तरह ये सारा अमल हुआ है, इस तरह कोई मामूली ज़हनी सतह का शख्स भी जो मामलात पे नज़र रखता है, उसको पता है कि साजिश कहें आप इसको या मदाखलत कहें, ये अमरीकी ईमा पर हुआ। उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक 1 महीना और 3 दिन में जो उन्होंने कहा उस पे यहाँ अमल हो गया और वो जो टारगेट था दैट इज़ अचीव्ड। तो अब इसको सिर्फ इलेक्शन में ले जाके ही मामले को ख़त्म किया जा सकता है कि एक शफाफ इलेक्शन हो और पाकिस्तान स्मूथली और इस्तेहकाम की जानिब बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।